वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल। हम जान रहे थे अपने देश भारत के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था भारत के हार्ट यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में। उससे आगे हम चलेंगे। हम भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्य, ये भारत का ही दक्षिणी पश्चिमी राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि आज हम महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र है इसका गठन 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर किया गया था। 1 मई को पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा शहर भी है। सिंबल्स है महाराष्ट्र के। जो राजकीय पशु है यहाँ का इंडियन जायंट गिलहरी, यानी कि जो बड़ी सी गिलहरी है, ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ये पीले पैर वाला यहाँ का कबूतर राष्ट्रीय पक्षी है। जो राष्ट्रीय पुष्प यानी जो फ्लोवर है वो जरूल है, जिसको भारतीय गौरव भी कहते हैं। एक ये ब्लू मॉर्मन नाम की तितली, ये इन्होंने इसको स्पेशल एक इंडिकेशन दिया हुआ है, जैसे इन्होंने राज्य की तितली बनाया हुआ है, वह है ब्लू मॉर्मन। ये महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मन राज्य तितली है इनकी। जो राज्य वृक्ष है यहाँ का वो आम है, यानी कि जो इनका स्टेट का जो ट्री है वो आम है। तो राजकीय पशु इंडियन जायंट गिलहरी, जो सबसे बड़ी गिलहरी है ये। और ये राजकीय पक्षी पीले पैर वाला कबूतर, और राज्य पक्षी यानी फ्लोवर वो जरूल, यानी कि भारत का गौरव। राज्य तितली ब्लू मॉर्मन, और राजकीय वृक्ष इनका आम है। महाराष्ट्र के कुछ फेमस नृत्य हैं, जैसे कि लावनी, ये फोटो में दिखाई गई है। जो ये लेडीज परफॉर्म कर रही है, लावनी परफॉर्म कर रही है। और साथ में ही तमाशा, कोली, धंगारीगज, डिंडी और कला और पौवदास, ये भी कुछ इनके फेमस नृत्य हैं। जीआई टैग मिला हुआ है अल्फांसो आम को, जो पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। यानी कि जो ये अल्फांसो आम है, इसका जीआई टैग महाराष्ट्र को मिला हुआ है। परिचय, महाराष्ट्र का अर्थ है महा मतलब महान, और राष्ट्र मतलब देश, तो इसका अर्थ हो गया महान देश। यानी कि ये जो नाम है इसका, इसके संतों की देन है। यहाँ ज्योतिबा फुले, तुकाराम जैसे महान पुरुषों की ये जननी रही है। इतिहास इसका बहुत प्राचीन है। यहाँ मौर्य शासक अशोक से लेकर गुप्त काल और मान्यखेट के राष्ट्रकूटों शासक तक का शासन रहा है। बाद में ये बहमनी राज्य भी, जो इसमें से टूटकर गोलकुंडा बना था, उनका भी इस पर साम्राज्य रहा है। सल्तनत काल में जो पहला सल्तनत काल का सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस पार करके दक्षिणी में उसने अपना राज्य मुंगेर तक फैला दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना राज्य दक्षिण तक फैला दिया था, और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी बनाई थी, जिसको बाद में नाम दौलताबाद रखा गया था। इनके बाद मुगल वंश में भी, जो मुगल वंश शासक था औरंगजेब, उसने भी कुछ इलाकों हिस्सों पर महाराष्ट्र के शासन किया है। शहाजी भोसले और मराठा वंश के जो जनक है छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों से लेकर संभाजी और पेशवाओं ने इस धरती का मान बढ़ाया है। जो ये दिखाए गए हैं मराठा वंश के संस्थापक महाराज शिवाजी हैं। वर्तमान स्थिति में यहाँ जो धर्म है वो हिंदू धर्म के 80%, इस्लाम के 11.5%, बौद्ध के 6% और जैन धर्म के 1.2% लोग निवास करते हैं। राजभाषा यहाँ की मराठी है। जो जनजाति यहाँ पाई जाती है वर्ली, कोली, हल्बा, चौधरा, उराव और आदि यहाँ की जनजाति पाई जाती हैं। जो इसकी स्थिति है, ये राज्य भारत के अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है। इसमें वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है वो भी कुछ हिस्सा शामिल है, और यहाँ सतपुड़ा रेंजेस की श्रेणी फैली है। जिसका कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3,07,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो तट रेखा है वो भी काफी लंबी है, जो लगभग 840 किलोमीटर की है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो यहाँ की जनसंख्या है लगभग 11.2 करोड़ है, और लिंगानुपात 929/1000, यानी कि 1000 पुरुष पर एक महिला है। 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। जिलों की संख्या राज्य को 6 प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया है: अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे और कोंकण क्षेत्र में बांटा हुआ है। और यहाँ पर 36, उनके बाद 36 जिले हैं। पड़ोसी जो राज्य हैं इसके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, यानी कि 6 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ से ये इधर ये मध्य प्रदेश, फिर इधर ये तेलंगाना, इधर ये कर्नाटक, कुछ हिस्सा इसका गोवा से भी लगता है, और ये गुजरात वाला इलाका, और ये अरे वेस्टर्न घाट का अरेबियन सी, ये भी महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। इस पर एक यूनियन टेरिटरीज भी लगती है, वो है दादर नागर हवेली। तो इसके 6 स्टेट से इसकी सीमा लगती है, जिसके 6 राज्य में 6 प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए हैं और 36 जिले हैं। इसमें सतपुड़ा पर्वत की जो है श्रेणी भी फैली हुई है। भौगोलिक स्थिति इसकी है, जो जलवायु है इसकी उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि सर्दी और गर्मी दोनों होती है यहाँ पर।
गर्मी में यहाँ पर क्या होता है, गर्म व आर्द्र की ह्यूमिडिटी होती है, और शीत ऋतु में ठंडी व शुष्क हवाएं चलती है। मानसून में यहाँ भारी वर्षा आती है। 2005 का सबको याद ही होगा कि भारी वर्षा के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यहाँ की दो नदियां काफी फेमस है, गोदावरी और कृष्णा। गंगा के बाद गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह है, वहां पर ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है यहाँ की, वो महाबलेश्वर से निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। तो यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी जो है गंगा के बाद दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। महाराष्ट्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसुबाई अहमदनगर नासिक की है। ये कलसुबाई की चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग 1646 मीटर है। तो यहाँ की दो फेमस नदियां गोदावरी और कृष्णा नदी है, और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख झीलें भी हैं, जैसे कि लोनार झील, ये खारे पानी की झील है, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। अन्य झीलें भी हैं यहाँ पर, जैसे कि वेन्ना झील, रंकाला, अंबाजारी, तदोबा और तुमकरली, धामपुर, चालट, कासो और टपोला, ये भी झील यहाँ पर काफी फेमस है। जो लोनार झील है खारे पानी की झील है। 2011 की गणना के अनुसार महाराष्ट्र की साक्षरता की जो दर है वो 82.91% है, जिसमें पुरुष 88% है और महिला 76% है। प्रसिद्ध नगर यहाँ के मुंबई, पुणे और नागपुर है। मुंबई में महाराष्ट्र का हाईकोर्ट स्थापित है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश के जो सबसे पुराने हाईकोर्ट है उनमें से ये एक है, इसका अलग ही अपना एक इतिहास है। एक ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जैसे कि एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, महाकालेश्वर उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में है, और इधर ये हरिद्वार में है, और इधर बनारस में है, बनारस यानी कि वाराणसी में है। लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यानी कि देश का ये एकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। अन्य जो सभी ज्योतिर्लिंग है उसमें केवल भगवान शिव है। ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर नामक जगह पर ब्रह्मगिरी की नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जहां पर गोदावरी का उद्गम स्थल है। ये इस चट्टान पर, यानी कि जो ब्रह्मगिरी की पर्वत है ये, इसमें ये काली चट्टानों को काटकर ये मंदिर बनाया गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यहाँ एक इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें तीनों भगवान विद्यमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी का उद्गम स्थल है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है यहाँ के उद्धव राज ठाकरे हैं, जो सत्तारूढ़ दल शिवसेना से आते हैं। एक उप मुख्यमंत्री का पद भी बनाया हुआ है, जो अजीत पवार है, भारतीय कांग्रेस से आते हैं। राज्य में जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय विधान मंडल है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78। लोकसभा में यहाँ से 19 सीटें हैं, और राज्यसभा में यहाँ पे 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। जो वर्तमान जो यहाँ के गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। तो वर्तमान के जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव राज ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार। व्यवस्थापिका यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में 288 सीटें, विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में यहाँ 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। वर्तमान में जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र से जो लोकसभा में सदस्य हैं वो नितिन गडकरी है, जिनको कैबिनेट में सड़क परिवहन मंत्री का पद मिला हुआ है, और साथ में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का भी। ये नागपुर सिटी से आते हैं, महाराष्ट्र की जो लोकसभा में सदस्य हैं। राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, जिनको कैबिनेट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का पद दिया हुआ है, और सूचना, प्रसारण, भारी और सार्वजनिक उद्यम मंत्री, ये 2 एडिशनल चार्ज भी प्रकाश जावड़ेकर को दिए गए हैं। ये राज्यसभा में महाराष्ट्र से सदस्य हैं। दूसरे जो महाराष्ट्र सदस्य हैं वो पीयूष गोयल हैं। इनको काफी हैवी पोर्टफोलियो मिले हुए हैं, जैसे कि रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। तो दोनों के दोनों ये राज्यसभा में महाराष्ट्र सीट से हैं। लोकसभा में नितिन गडकरी हैं, जिनको कैबिनेट में सड़क परिवहन मंत्री का पद दिया हुआ है, ये नागपुर से आते हैं। और राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल जो वर्तमान रेल मंत्री हैं। जीडीपी 2020 और 21 के अनुसार 28.19 लाख करोड़ यहाँ की अनुमानित है। इस कारण ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
यह निर्माण कार्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मीडिया, प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस, फैशन सहित कई अन्य गतिविधियों से संचालित होती है। ये जो जीडीपी है ये इन सब से संचालित होती है। कृषि में भी इस राज्य में जो कृषि है वो प्रमुख व्यवसाय है, इस जिसमें जनसंख्या का लगभग 64% हिस्सा लगा हुआ है। राज्य में कई खाद्य फसलें जैसे कि चावल, ज्वार और बाजरे की पैदावार की जाती है। यहाँ कपास, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, कपासी मिट्टी से रेंगून मिट्टी भी कहते हैं, वो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कपास की खेती भी होती है। और गन्ना, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक करने वाला राज्य है। हल्दी व तिलहन कुछ ये नकदी फसलें हैं। राज्य बागवानी के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पर आम यानी कि अल्फांसो मैंगो जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। केला, अंगूर और संतरों की पैदावार भी यहाँ पर की जाती है। नागपुर के जो संतरे हैं वो काफी फेमस हैं, तो नागपुर संतरों के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पर संतरों की बागवानी भी की जाती है। उद्योग, महाराष्ट्र भारत का सबसे ज्यादा औद्योगिकृत राज्य है। इस राज्य का कपड़ा निर्माण में समृद्ध इतिहास है। शुरुआत में तो मुंबई में ही बड़ी स्तर की कपड़ा मिलें लगाई गई थी। आज यहाँ दवा निर्माण, पेट्रोकेमिकल, रसायन, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योग स्थापित हैं। राज्य में आईटी क्षेत्र के विकास पर भी बल दिया जा रहा है। जो पुणे सिटी है ये पूरे आईटी हब के रूप में उभर रहा है। हमारे देश का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, वो यही सीडेक की पुणे लैब में ही उसको इन्वेंट किया गया था। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 वो इसी सीडेक पुणे में उसका इन्वेंशन हुआ था। नासिक जो है वो भारत की मदिरा के रूप में उभरी है, यानी कि यहाँ पर वाइन्स जो होती हैं वो काफी फेमस हो रही हैं। अंगूरों के बगीचे, कई दुर्गों और आसपास हाइकिंग ट्रेलर के लिए भी नासिक को जाना जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो वर्तमान में स्कीम चलाई जा रही है वो है बाबा साहेब स्वाधार योजना। इसके अंदर क्या है, ये 80 छात्रों के लिए 12वीं के बाद कोई डिग्री करना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, तो उसके लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना जो किसानों के लिए चलाई गई है। संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, ये 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों के पेंशन की योजना है। एक ये माझी कन्या भाग्यश्री योजना है जिसमें लड़कियों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लड़की को 10वीं पास होना चाहिए और वो 18 साल की होनी चाहिए और साथ में ही अनमैरिड भी होनी चाहिए। कला और शिल्प में भी इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। कला में यहाँ वर्ली जनजाति की पेंटिंग काफी फेमस है और शिल्प में बिंदरी का काम और कोल्हापुरी चप्पलें बहुत ज्यादा फेमस हैं। चमड़े का काम तथा सामंतवादी लाख का काम, बुनकरी विशेषकर मशरू तथा लिखरू खासकर साज के कपड़ों के लिए, और नायरन पीठ तथा पैठानी साड़ी भी यहाँ की काफी फेमस है। प्रमुख आकर्षण में यहाँ हाजी अली दरगाह है, मंदिर में गजानन महाराज मंदिर है, अंबोजोगाई मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर काफी फेमस है, मुंबई के अंदर है जो, और एक माँ लक्ष्मी टेम्पल भी है। ये हाजी अली की दरगाह समुद्र में के बीच में है। धार्मिक स्थल नासिक में शिरडी बाबा का मंदिर है, वो काफी फेमस है। महाराष्ट्र के कुछ जो त्योहार हैं, यहाँ पर गणेश महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है 9 दिन के लिए, उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। गुड़ी पावड़ा जो हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के साथ चैत्र मास में पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यही गुड़ी पावड़ा मनाती हुई लेडीज। गुड़ी पावड़ा का मतलब है विजय पताका। काला घोड़ा कला महोत्सव भी यहाँ का काफी फेमस है। महत्वपूर्ण स्थल जो है यहाँ के वो लोनावला, करजात, खंडाला और माथेरन। ये खंडाला का घाट है। रोमांचक पर्यटन यहाँ पैराग्लाइडिंग, चट्टान यानी कि चट्टान चढ़ाई, स्नोर्केलिंग, डोंगी चालन, काइकिंग आदि फेमस है। वन्य जीव अभयारण्य में टडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए फेमस है ये, और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र के अंदर है। अन्य स्थल में बीबी का मकबरा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां की याद में बनवाया था। उनकी मां का नाम था दिलरास बानो बेगम, जिन्हें राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था। एक ये शनिवार वाड़ा, ये भी काफी फेमस पैलेस है यहाँ पर, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव ने कराया था, जो छत्रपति शाहू के प्रधान थे, यानी कि पेशवा को बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये जो बीबी का मकबरा है ये हूबहू ताज आगरा के अंदर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उसकी ही कुछ ये
नमूने की कॉपी की गई है। विश्व विरासत स्थल यानी कि यहाँ पर जो 5 साइटें हैं उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। उसमें से जो एक है अजंता की गुफाएं, जिसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये औरंगाबाद जिले में है। इसमें बौद्ध के बचपन की तस्वीरें और भित्ति चित्र अंकुरित हैं। ये गुप्त काल के शासकों ने बनवाई थी। एलोरा की गुफाएं, ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी। ये भी औरंगाबाद जिले में है। इसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म की सम्मिलित संस्कृति है। ये राष्ट्रकूटों के शासकों द्वारा बनाई गई थी। एलिफेंटा गुफाएं, जो गेटवे ऑफ इंडिया से, ये एक एलिफेंटा द्वीप है 12 किलोमीटर की दूरी पर कोलाबा जिले में। यहाँ पर ये सिलवारा वंश के शासकों द्वारा बनाई गई थी। इस द्वीप में भगवान शिव की 3 मुंह वाली मूर्ति काफी फेमस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जिसका पूर्व नाम विक्टोरिया टर्मिनल्स होता था, 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स कर दिया गया। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अभी 2018 में विक्टोरियन कला और डेको कला को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये विक्टोरियन गौथिक कला होती है, जो ये इंग्लैंड की एक वास्तुशिल्प कला है। इसके अंदर ये कुछ इस टाइप की वास्तुकला की जाती है। ये भी गौथिक कला का ही उदाहरण है। जो ये छत्रपति शिवाजी स्टेशन है, ये भी इस कला का, वास्तुकला का ही नमूना है। ये बॉम्बे का हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी में हुई थी। ये भी विक्टोरियन गौथिक कला का ही एक वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ये 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया है। ये 5वीं साइट है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है, जो प्रदेश की राजधानी भी है, और हमारा देश का सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है, जिसको माया नगरी भी कहते हैं, और ये आर्थिक राजधानी है भारत की। मुंबई शब्द का जो उद्गम है वो मुंबा देवी से हुआ, यानी कि पहले इसका नाम बम्बई होता था। मुंबा देवी यानी कि जो कोल जनजाति होती है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी कुल देवी का नाम है मुंबा देवी। मुंबई नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मुंबा यानी कि महा अम्बा कहते हैं जिसे, जो देवी दुर्गा का रूप है, जिनका नाम मुंबा देवी है, और आई माँ को मराठी में कहते हैं। तो ये हो गया माँ मुंबा का शहर। मुंबई, जिसका पुराना नाम बम्बई था, ये नाम इसको पुर्तगालियों से निकला है। यानी कि बम यानी कि अच्छी, और बे मतलब खाड़ी। ये समुद्र से कटा फटा इलाका है, समुद्री क्षेत्र खाड़ी बोलते हैं, तो इसलिए वो इसको गुड बे बोलते थे, यानी कि इन्होंने इसका नाम बम्बई रखा। जब ये 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया, तो उन्होंने इसका नाम बॉम्बे रख दिया। हिंदू जो सिलवारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 ईस्वी तक राज्य किया था, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। कुछ पुरातन नमूने मिले हैं वो सिलवारा वंश की, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं और बाल कालेश्वर मंदिर। ये बाल कालेश्वर का मंदिर, ये भी सिलवारा वंश में ही की एक ये कला करती है। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के जो शासक होते थे बहादुर शाह, उससे ये द्वीप छीन लिया। यानी कि पुर्तगालियों के हाथ में ये द्वीप कब आया? 1534 ईस्वी में, जो कि बाद में इंग्लैंड के राजा होते थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की रानी कैथरीन डे बर्गेंजा से हुआ, तो उन्होंने ये दहेज में इंग्लैंड को दे दिया। यानी कि इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय को ये दहेज में मिल गया। यह द्वीप समूह 1668 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के दर पर यह पट्टे पर मिल गया। यानी जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने इनको पट्टे पर दे दिया। तो 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई में स्थापित कर दिया। अतः ये नगर बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। तो पुर्तगालियों के हाथ में कब गया? ये 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह से। उसके बाद ये चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन डे बर्गेंजा की शादी हुई, जिसमें ये पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दहेज में दे दिया। उसके बाद 1668 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय था, इसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के दर पर पट्टे पर दे दिया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित कर दिया, जो बम्बई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। उसके बाद 1817 के बाद नगर का वृहद पैमाने पर सिविल कार्य द्वारा, यानी कि इसको नवीनीकरण किया गया, और जो ये परियोजना थी ये हानबाय वेलाड कहलाई, जो 1845 ईस्वी में
पूरी हुई। सन 1853 में जो भारत की प्रथम यात्री रेल थी वो भी यहाँ पर चलाई गई। उस टाइम पे जनरल गवर्नर होते थे लॉर्ड डलहौजी होते थे, जिनको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। उनकी एक नीति थी भूमि हड़प नीति, यानी कि डॉक्टर लैप्स, वो भी काफी फेमस है। तो भारत के रेल के जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। जो प्रथम रेल यात्री रेल थी वो 1853 में यही मुंबई में ही चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे को जोड़ा गया था। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर, यानी कि जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये स्वेज कैनल है, इसके बन खुलने के बाद अरब सागर का ये सबसे बड़ा पोर्ट बन गया, सबसे बड़ा पत्तन ये बन गया। तो स्वेज नहर कब बनी थी? 1869 ईस्वी में, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ की जो फेमस कलाकृति में ताजमहल होटल भी आता है, जिसमें स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल समझे जाने वाले इस होटल का निर्माण भारत के इस्पात पुरुष जमशेदजी टाटा जी ने 1903 में कराया था। अभी कुछ रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में जो जमशेदजी टाटा जी हैं वो सबसे बड़े दानवीर हैं, यानी कि सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाले वो जमशेदजी टाटा जी बताए गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया 2 दिसंबर 1911 को जब भारत में सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी का आगमन के लिए यहाँ पर इसका निर्माण कराया गया था, जो 4 दिसंबर 1924 को पूरा हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया सम्राट जॉर्ज पंचम में महारानी के स्वागत के लिए बनाया गया था। 1911 में इसका काम शुरू हुआ था और 4 दिसंबर 1924 को ये पूरा हुआ। ये अरब सागर के किनारे स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी शहर का काफी योगदान रहा है। मुंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा। मुंबई में इस संग्राम की प्रमुख घटना 1942 में जो महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन था। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1950 में इसमें उत्तरी ओर स्थित सेल्सियट द्वीप भी जोड़े गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। 1955 के बाद इसमें फिर चेंज आया, जब बॉम्बे राज्य यानी कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उस राज्य को पुनः व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में बांटा गया। 1 मई 1960 को मराठी भाषा के आधार पर यह महाराष्ट्र बनाया गया, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। तो 1 मई को पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान जो इसकी स्थिति है 2018 में, यह दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर विश्व का जापान की राजधानी टोक्यो है जनसंख्या के हिसाब से। मुंबई भारत का सर्वोत्तम आर्थिक वाणिज्यिक केंद्र भी है, जिसकी भारत में जो जीडीपी में भागीदारी है वो 5% के अकेले शहर की ही है। ये संपूर्ण भारत के औद्योगिक उत्पाद का 25%, नौवहन व्यापार का ये 40% एवं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो पूंजी लेन देन का 40% की ये भागीदारी करता है अकेला ये शहर ही। इसका गठन जो है वो लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर हुआ है। यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंडों के साथ जोड़ा हुआ है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। जब स्वेज कैनल बन गई थी तो यहाँ से अफ्रीका, अमेरिका और इंग्लैंड से लोग आने लगे इस पोर्ट को नाव के जरिए, जहाज के जरिए, तो इसलिए इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी कि जो मुंबई है भारत को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। नगर में भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग जो बॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है वो भी इसी शहर मुंबई में ही है। धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें पिता ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? धुंडीराज गोविंद फाल्के। ये ही भारतीय इंडियन सिनेमा के जनक हैं। इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर साल दिया जाता है। इन्होंने ही भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनाई थी। ये एक मूक फिल्म थी। उसके बाद जो पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी, जो 1931 में अर्धेश्वर ईरानी ने बनाई थी, जो इसके निर्माता थे। उन्होंने ही पहली रंगीन फिल्म बनाई थी किसान कन्या, जो 1937 में आई थी। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है? धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहते हैं, जिन्होंने पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाई थी 1913 ईस्वी में। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी 1931 में और पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी 1937 ईस्वी में।
क्रिकेट में भी शहर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वानखेड़े स्टेडियम जो है यहाँ का फेमस स्टेडियम है। इसी स्टेडियम पर भारत ने 2 अप्रैल 2011 को श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद क्रिकेट का दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। रणजी ट्रॉफी में भी इस शहर का काफी दबदबा है। इसने 41 बार ये ट्रॉफी जीती है। आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस की टीम है जो जिसके मालिक मुकेश अंबानी है। ये आईपीएल में जो मुंबई इंडियंस की टीम है इसने ही सबसे ज्यादा 5 बार ये खिताब जीता है। आईपीएल में जो सबसे सफल कप्तान है रोहित शर्मा, वो भी मुंबई से ही आते हैं। ओडीआई के वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरे शतक लगाने वाले ये इकलौते बल्लेबाज हैं और जिनका सर्वोच्च स्कोर है, यानी कि जो ओडीआई का सर्वोच्च स्कोर है वो 264 रन, वो भी रोहित शर्मा के नाम ही है, जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने ईडन गार्डन्स कोलकाता में बनाया था। सुनील गावस्कर की टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले जो 10,000 रन पूरे करने वाले भारतीय क्रिकेटर थे वो सुनील गावस्कर, वो भी मुंबई से ही आते हैं और इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरे सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, वो भी मुंबई से आते हैं। इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक और 200 टेस्ट मैच खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर हैं। जो उनका अंतिम टेस्ट मैच था वो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। ओडीआई में जो सबसे पहला दोहरा शतक भी इन्हीं के नाम है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। ये मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं। 4 फरवरी इनकी इन्हीं सारी उपलब्धि के कारण 4 फरवरी 2014 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो 42वां भारत रत्न था, यानी कि 42वां भारत रत्न पाने वाले ये भारत रत्न इनको मिला था। ये सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले भारत के व्यक्ति हैं, जिनको 4 फरवरी 2014 को भारत रत्न मिला था 42 नंबर का, यानी कि ये सबसे यंगेस्ट अचीवर हैं भारत रत्न करने वाले। इसका जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है ये भी काफ़ी फेमस है। ये भी एक कला स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। इसका आधिकारिक नाम राजीव गांधी सागर सेतु है। ये उत्तरी बांद्रा को दक्षिणी क्षेत्र वर्ली से जोड़ता है। ये महिम खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये 30 जून 2009 को उस समय की जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और 1 जुलाई को ये, यानी कि 1 जुलाई 2009 को ये जनता के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध बीच भी हैं, जैसे कि जुहू बीच, ये पब्लिक के मनोरंजन के लिए है। ये बीच मतलब ये समुद्र का किनारा। मरीन ड्राइव भी काफ़ी फेमस है। जो यहाँ खाद्य पदार्थ है बटाटा वड़ा काफ़ी फेमस है, जो रोजमर्रा के एक लाइफ का हिस्सा है। यहाँ की एक लोकल ट्रेन भी है जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। विविध में यहाँ कई बड़े बैंकों जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और कई भारतीय कॉर्पोरेट घराने स्थित हैं। यानी कि जो देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय विनायक भी मुंबई के अंदर ही, यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर ही है। और ये जो जैसे कि सेबी व आरबीआई जो फादर ऑफ ऑल बैंक है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो शशिकांत दास जी हैं। महाराष्ट्र अपने बंदरगाह के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर न्यावा शेवा नाम का बंदरगाह, जिसे वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह दूसरा बंदरगाह है। ये पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न घाट पर है। ये प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह के साथ स्थित है, यानी कि ये हार्बर में है। महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी है, जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ये तारापुर पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु स्टेशन था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। दूसरा जो है जैतापुर परमाणु ऊर्जा एक परियोजना है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, जो प्रस्तावित योजना है, यानी कि जो ये जैतापुर में एक प्लांट लगाया जा रहा है, ये रत्नागिरी जिले में है, जैतापुर परमाणु ऊर्जा के नाम से। यहाँ पर अनुसंधान केंद्र भी है, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में, जिसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में की थी, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर भीमराव रामजी अंबेडकर है, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय संविधान के पिता हैं। ये
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। हर साल 14 अप्रैल को इनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि के नाम से जानी जाती है, यही मुंबई में ही स्थित है। दूसरे जो प्रसिद्ध व्यक्ति है यहाँ के सीके नायडू, जिनका पूरा नाम कोट्टेरी कनकैया नायडू है। भारत की क्रिकेट टीम के ये पहले टेस्ट कप्तान थे जिनकी कप्तानी में 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। इनकी इसी उपलब्धि के लिए भारतीय क्रिकेट की जो घरेलू ट्रॉफी है इनके नाम पर रखी गई है, सीके नायडू ट्रॉफी, जो क्रिकेट से संबंधित है। जो लॉर्ड्स का मैदान है वो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो यानी कि 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था सीके नायडू की कप्तानी में, जिनका पूरा नाम है कोट्टेरी कनकैया नायडू। यहाँ पर बिजनेस आइकॉन भी है, जैसे कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ये एशिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन है और वर्ल्ड में ये फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये 13वें नंबर पर सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में ये आते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।